तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेम से तो ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन खैर इतना मुश्किल नहीं है। डिस्क्रीट नेम को अगर देखें, डिस्क्रीट हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है। एक होता था डिस्क्रीट और एक होता था कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा में क्या था, उसमें स्पेसिफिक नंबर्स होते थे, या वन होता था या टू होता था, उसके दरमियान कुछ नहीं होता था। या हेड होगा या टेल होगा, उसके दरमियान कुछ नहीं होगा। कॉइन अब फ्लिप करते हैं, एक हमारे पास कॉइन है, उसको हम फेंकते हैं और वापस जब आता है तो या हेड आएगा या टेल आएगा, इसके दरमियान कुछ नहीं आता ना। तो इसको डिस्क्रीट कहते हैं। कंटिन्यूस में ये होता है कि इसके दरमियान में कुछ है, जैसे वन है, टू है, इसके दरमियान 1.5 भी आ सकता है, 1.6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहला तो डिस्क्रीट, इसका ये मतलब है। प्रोबेबिलिटी का मतलब एक चीज़ के आने के कितने चांसेस है, इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब यही हुआ कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हिस्सों में। तो अभी आगे जाते हैं। ये चैप्टर हमारे बारे में किस बारे में बताता है, ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है। हम कोई इवेंट होने के चांसेस कितने हैं। लेट सपोज अब कॉइन है, कॉइन में ओवर फेंकूंगा तो मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, टेल आएगा कि हेड आएगा? उसके चांसेस को कैसे हम लोग पता लगाते हैं? इन इसको यूज़ करके, इसके अपने वो है फार्मूलाज है। सिंपल बात तो सिंपल है, बात बीच में फिर सख्त आगे जाके रूल्स आते हैं, तो वो बस याद कर लेना फार्मूला जो नेक्स्ट आगे जो आएगा, ठीक है। तो इससे हमें चांसेस पता चलता है एक इवेंट के होने के। ये ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स वगैरह, जिधर वो करेंसी एक्सचेंज करते हैं और वो सब कुछ, वो फॉरेक्स वो जो करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उसमें भी काम आता है, वैसे भी ये काम आता है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? A probability distribution is a statistical function that describes all the possible values and likelihood that a random value can take within a given range. गिवन रेंज क्या होगी? देखो, हेड है और टेल है, ये दो क्या है, रेंज है। इसके अलावा हमारे पास 10 नंबर्स है। हम सोचते हैं यार इनमें से कौन सा नंबर आ सकता है, तो वो 10 नंबर जो है वो क्या है, रेंज है, 1 से लेके 10 तक वो रेंज है। उसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो इज अ स्टैटिस्टिकल फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स ऑल द पॉसिबल वैल्यूज जो कि उस रेंज में आ सकती है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं? रैंडम कहते हैं, रैंडम कहते हैं सोचे समझे बगैर। मतलब मैंने जानबूझ के कोई इवेंट नहीं किया, रैंडमली हो गया। मैंने एक नाम निकाला है, अपनी पसंद का नहीं निकाला, खुद ब खुद वो बस मैंने एक पिक की और उसका नाम निकाला है, तो वो रैंडमली सेलेक्ट हुआ। तो रैंडम वेरिएबल किस कहते हैं? वेरिएबल जैसे हम लोग मैथ्स में लिखा करते थे, लेट सपोज वी हैव एक्स। एक्स की वैल्यू डैश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो एक्स हम लोग वैसे ही एक नंबर एक ले लेते थे, एक क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट ले लेते थे। उसकी वैल्यू हम लोग पता लगाते थे, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, हमें तो नहीं तो पता, हम लोग पता लगाते थे। तो वेरिएबल एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो रैंडम वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा उसमें से नंबर निकल आए, उस नंबर को क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से सेलेक्ट नहीं किया। 1 से 10 तक देखो, हम लोग लेट सपोज डाइस है हमारे पास, छक्का जो होता है लूडो वाला, उसमें 1 2 3 4 5 6 होता है ना, वो सारे क्या है, 1 2 3 4 5 6 रेंज में आता है। उनमें से कोई नंबर भी निकल सकता है। वो जो नंबर निकलेगा वो क्या है, रैंडम वेरिएबल। वो खुद ब खुद निकला, वो मैंने हाथों से नहीं निकाल के रखा वो नंबर, वो खुद ही रैंडमली गिरा है और वो नंबर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये डिस्क्राइब करता है सारी पॉसिबल वैल्यूज जो कि एक रैंडम वेरिएबल एक रेंज में आ सकती है, ठीक है। सारी वैल्यूज जो कि एक रेंज में आ सकती है, वो रेंज 1 2 3 4 5 6 था, उसमें से जितनी भी वैल्यूज आ सकती थी उसको ये क्या करता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करता है। कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे। तो दिस रेंज विल बी बाउंडेड बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज। वही 1 मिनिमम पॉसिबल वैल्यू थी जो डाइस में आ सकती है, 6 क्या थी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू थी जो कि डाइस में आ सकती है, छक्के में आ सकती है, ठीक है। इनमें से इनके दरमियान कोई भी आ सकता है नंबर। तो but precisely where the possible value is likely to be plotted on the probability distribution depends on a number of factor। हाँ, लेकिन 1 2 3 4 5 6 है, इनमें से एक नंबर के आने के कितने चांसेस है, वो डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पे। कौन कौन से? मीन पे, एवरेज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। ये तो डाइस का मैंने सिंपल एग्जांपल दिया है ना।
अब हमारे पास अगर देखा जाए स्टॉक मार्केट में उधर प्राइसेस कभी कभार 100 रुपये $1 होता है, कभी कभार 120 रुपये $1 होता है, कभी कभार ज़्यादातर 120 हो, कम जो है 130 पे जाए, तो एवरेज किस तरफ ज़्यादा होगी? 120 की तरफ ज़्यादा होगी ना। तो अगर हम लोग फिर उसके बाद चांस निकाले कि यार डॉलर का तुम्हें क्या लगता है कल किस प्राइस पे होगा, 120 पे होगा कि 110 पे होगा या 100 पे होगा? तो मीन के करीब ज़्यादातर होगा। एवरेज ज़्यादातर क्या आता था? ज़्यादातर जो है चांसेस 120 के आने के होते थे, तो इस बार भी हो सकता है 120 आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा किसकी तरफ होगी? 120 की तरफ। क्या चीज़ अफेक्ट करी है प्रोबेबिलिटी को? मीन। किधर के मीन। तो मीन जो है ना प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन, आपके पास नंबर्स है 11 12 15 19 20 और एक है 50 नंबर भी, 50 भी बीच में आ रहा है। 50 कितना दूर है? मीन अगर लिया जाए तो मीन आएगा तकरीबन 19 20 तक मीन आ जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो बाकी सारे नंबर नज़दीक नज़दीक है, 10 11 भी नज़दीक है, 15 भी नज़दीक है 20 के, लेकिन 50 जो है काफ़ी दूर है। तो ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। इसी तरह स्क्यूनेस, स्क्यूनेस जो है ना, अगर आप ग्राफ्स देखा करें, ग्राफ्स में जो होता है, ग्राफ की तरफ मैं देखता हूँ आगे पीछे रह के नहीं। अच्छा, हमारे पास ग्राफ की तो इसमें पिक्चर नहीं है स्लाइड में, वरना उसे मैं समझा देता। ग्राफ में ऐसा होता है ना, अगर आप कोई वो देखिए क्या कहते हैं, लाइन वाला क्या कहते हैं, लाइन ग्राफ होता है, वो देखे तो उसमें एक टेल होती है और एक हेड होता है, एक आगे की तरफ होता है एक पीछे की तरफ होता है, और ऊपर से उठा होता है वो ग्राफ। तो इसको क्या कहते हैं? ग्राफ ने सिंपल ग्राफ कहते हैं। उसमें एक टेल होती है और एक हेड। तो स्क्यूनेस जो है ना, स्क्यूनेस वो ये पता लगाता है कि टेल लंबी है कि हेड लंबा है, ठीक है। कर्टोसिस जो है वो क्या पता लगाता है? वो पता लगाता है कि टेल एकदम से नीचे गई हुई है, मीन के ज़्यादा करीब है कि नहीं, या काफ़ी पतली सी टेल है। तो ये चीज़ कर्टोसिस से पता चलती है, ठीक है। तो इन दोनों का काफ़ी रोल है। ये अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके लिए अभी ग्राफ भी इधर नहीं है, वरना ग्राफ में थोड़ा बहुत आप लोगों को सिंपली समझ आ जाती। अच्छा, इसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स है, ठीक है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले, जिसमें मैंने बताया डिस्क्रीट नंबर्स हो गए, 1 2 3 होगा, या यस नो होगा, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, हेड टेल हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है जैसे डाइस में होता है। देखो छक्के में 1 आएगा, 2 आएगा, इसके दरमियान तो नहीं आ सकता ना, तो ये डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट डिपिक्ट्स द occurrence ऑफ डिस्क्रीट आउटकम्स, ठीक है, जो कि क्या प्रेडिक्ट करता है? डिस्क्रीट आउटकम्स की ऑकरेंस को, सही है। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दैट evaluates द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ यस और नो आउटकम अकरिंग ओवर अ गिवन नंबर ऑफ ट्रायल। यही कह रहा है कि इससे हमें जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स सपोज बाइनोमियल, बाय का मतलब दो, नोमियल जो है दो डेटा या नंबर हो गए, तो यस और नो है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो डेटा हो गए यस और नो, उसमें से कौन सा ज़्यादा आने के चांसेस है, तो उसके बारे में पता लगा सकते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसी तरह कॉइन हो गया, उसमें हेड और टेल आ सकता है। तो अगर हम लोग 100 टाइम्स उस कॉइन को फ्लिप करें तो उसमें हेड के आने के चांसेस कितने हैं, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसके थ्रू, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और साइंस इन जगहों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर इधर इन्होंने लिखा हुआ है मेजर टाइप्स ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आर बाइनोमियल, मल्टीनोमियल। बाइनोमियल ये जो हमने यस और नो पढ़ा, इधर यस और नो जो लिखा हुआ है और हेड लिखा हुआ है। इसके अलावा मल्टीनोमियल, एक फिर ज़्यादा नंबर्स जिसमें आ जाए, पॉइसन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ये टाइप्स है इसकी। इसके थ्रू हम प्रोबेबिलिटी को पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हर एक को देखेंगे, हर एक के थ्रू उनके फार्मूलाज क्या है जिससे हम लोग एक चीज़ के होने के चांसेस को पता लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो दो रूल्स हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के, दो रूल वो है करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स है, ये रूल्स भी कह सकते हैं, हमेशा इसी तरह ही होगा। ईच प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 and 1। आप जब किसी चीज़ के चांसेस निकालोगे ना कि इसके होने के चांसेस कितने हैं, तो उसके चांसेस जो है ना 0 और 1 के दरमियान होंगे। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ना 0 से कम हो सकते, 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते, 1 से कम भी नहीं। और लेट सपोज मेरे पास है कॉइन, उसके चांसेस है हेड आने के 0.5, ठीक है, उसके टेल आने के भी चांसेस 0.5 है।
तो दोनों क्या है, 0 और 1 के दरमियान आ रहे हैं ना, 0.5 0 और 1 के दरमियान आता है। और इन दोनों चांसेस को प्लस किया जाए तो हमेशा आंसर 1 आएगा, ठीक है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1, तो ये बात याद रखनी है। डाइस का भी देख ले, डाइस के आने के चांसेस इधर है ना, आगे एग्जांपल दिया, ये देखें, ये डाइस के आने के चांसेस देखो, डाइस पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5। तो डाइस में जो है, अगर मैं कहता हूँ कि चलो ये जो 1/6 इधर लिखा हुआ है 0.133, ये अगर मैं कहता हूँ लेट सपोज 2 2 के आने के चांसेस कितने हैं डाइस में, तो 2 एक नंबर है ना, तो 1 को ऊपर लिख देंगे डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास 2 के आने के चांसेस 0.133 है, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान है ना, 0.133 0 और 1 के दरमियान है। तो अगर इस तरह 0.133 चांसेस 2 के आने के, इसी तरह 1 के भी आने के चांसेस 0.133 है, हर एक नंबर के आने के चांसेस 0.133 है। अगर इन सब को प्लस किया जाए 0.133 को, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल दे दी। अब आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, सॉरी, टाइप्स ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती है, वही पॉइसन, बाइनोमियल, बर्नौली और मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा और भी टाइप्स ये जो इन्होंने लिखी हुई है हो सकती है। तो अब ये एक एक देखेंगे। सबसे पहले डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। इसका सिंपल तरीका क्या, कैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी को मालूम कर सकते हैं। देखो आपके पास डाइस है, ठीक है, आप कहते हो कि लेट सपोज 3, इसमें 3 एक नंबर है ना, इस तरह 2 भी एक नंबर है, 6 भी एक नंबर है। एक नंबर के आने के चांसेस कितने हैं इन 6 फेसेस में से, तो उस एक को डिवाइड कर दोगे 6 से। लेट सपोज 3 का पता लगाना चाहते हैं, 3 एक नंबर है, तो 3 के चांसेस कितने हैं आने के, 6 टोटल फेसेस है। तो 1 डिवाइडेड बाय 6 करोगे, 3 एक नंबर है ना, 1 नंबर है, तो 1 डिवाइडेड बाय 6, तो आपको पता चल जाएगा कि 3 के आने के चांसेस कितने हैं। 3 के आने के चांसेस हो गए 1 डिवाइडेड बाय 6, जो कि 0.133 होता है। तो प्रोबेबिलिटी को पता लगाने का तरीका ये है, ठीक है, कि आप टोटल देखो, टोटल फेसेस कितने हैं एक चीज़ के, टोटल नंबर्स कितने हैं, फिर उसमें से कौन से नंबर के आने के चांसेस आप पता लगा रहे हो। सिर्फ एक नंबर का पता लगाने के चांसेस आप ढूंढ रहे हो, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जो होगा, तो उस क्या कर लोगे, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इन्होंने सारी यही बात लिखी है, और सम का भी लिखा हुआ है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अच्छा ये देखिए, 1 नंबर ऑन द डाइस, ये डाई लिखा हुआ है, डाइस है। नंबर 1 आने के चांसेस कितने हैं, 1 डिवाइडेड बाय 6। 2 के भी 1 डिवाइडेड बाय 6 है। हर नंबर के आने के चांसेस एक नंबर है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 लिखेंगे। अगर मैं कहूँ 5 और 6 के आने के चांसेस कितने हैं, तो 5 और 6 दो नंबर हो गए, तो 2 डिवाइडेड बाय 6 होगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 6, 5 और 6 में से 5 और 6 के एक साथ, सॉरी वो एक साथ जब होता है तब होता है। चलो आगे जाते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये एक साथ वाला आ गया। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो समझना आप लोग को थोड़ा मुश्किल है। उसको सिंपल वर्डिंग से बताता हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दो चांसेस, दो इवेंट्स है ना, दो चीज़ें हो सकती है, तो उसके रिलेटेड है कि उसमें से एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, कितनी बार उसको रोल किया है, ठीक है, कितनी बार उसको पता लगाना है कि इतने इवेंट्स में जो है ये कितनी बार आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। फॉर्मूला कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x सक्सेसेस इन n नंबर ऑफ ट्रायल्स। सिंपल देखा जाए, x और बता रहा है x सक्सेसेस, x कोई भी नंबर हो सकता है। लेट्स सपोज डाई है, डाइस मल्टीपल होता है, प्लूरल होता है, डाई जो है सिंगुलर है, ठीक है। तो डाई एक है हमारे पास जिसमें 1 2 3 4 5 6 है, उसमें एक्स सक्सेसेस मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि टोटल हम लोग इस डाई को है कितनी बार रोल करेंगे, कितनी बार इस छक्के को मैं गिराऊंगा। मैं लेट सपोज 12 बार गिराता हूँ, तो टोटल ट्रायल्स हमारे पास कितने, नंबर ऑफ ट्रायल्स को रिप्रेजेंट करते हैं n से, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को n से करते हैं। x जो है ना, वो अब क्या हो गया, देखो मैंने कहा 12 बार मैं छक्के को गिराऊंगा, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 12 है, n इज इक्वल टू 12, ठीक है। n जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स के कितनी बार एक इवेंट होगा। अब मैं पता लगाना चाहता हूँ उसमें चौथा नंबर या पांचवा नंबर 5 जो है कितनी बार आएगा। मैं पता लगाना चाहता हूँ 5 जो है इसके 4 बार आने के चांसेस कितने हैं, 4 बार आने के। मैं 12 बार गिराऊंगा, लेकिन उसमें इसके 4 बार आने के चांसेस कितने हैं, तो 4 टाइम सक्सेस, मतलब
एक्स सक्सेसेस, एक्स में 4 लिख दूंगा। तो एक्स जो है ना वो बताता है, एक्स में हम लोग क्या लिखेंगे कि एक इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं। तो एक्स, एक्स में 4 लिख दूंगा कि 5 आने के 4 बार चांसेस कितने हैं। ठीक है, 4 बार मैं 12 बार छक्का गिराया है, n इज इक्वल टू 12, उसमें से 5 नंबर जो है वो 4 बार कितने इसके चांसेस हैं आने के। तो 4 बार जो है वो क्या हो गया, एक्स सक्सेसेस, सक्सेस मतलब आना, तो एक्स सक्सेसेस इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट द नंबर ऑफ सक्सेसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय NCX। इस फार्मूला का देखें, फार्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक्स है, लेकिन NCX जो लिखा हुआ है ये क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस। इसको मल्टीप्लाई करते हैं P से, P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मैंने क्या वो बताया था फार्मूला, इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी एक चीज़ के आने के चांसेस उसको डिवाइड कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक चीज़ की एक बार होता है, टोटल कितने हमारे पास नंबर्स है, 6 नंबर है डाई में, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 टोटल वो होता है प्रोबेबिलिटी। तो वो प्रोबेबिलिटी हो गया, पी में प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, इसकी पावर में एक्स लिखा हुआ है। एक्स क्या था, एक चीज़ के आने के 4 टाइम्स मैं कहता हूँ कि इसको, इसमें अगर 5 है तो 4 क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस है ना एक्स, तो एक्स में 4 लिखेंगे। फिर ये फार्मूला में देखें तो इधर ये 1 माइनस पी लिखा हुआ है, इसको हटा दे, इधर पी एक्स, ये देखें इस फार्मूला को, एन सी एक्स है, इसके बाद पी एक्स है, इसके बाद डायरेक्ट क्यू आता है और उसके ऊपर पावर एन माइनस एक्स आता है। ये फार्मूला थोड़ा सा उल्टा हुआ है, इन्होंने इधर क्यू लिखना था और ये 1 माइनस को हटा दे, इधर से 1 माइनस है, इधर क्यू लिख दे, पी को भी हटा दे, 1 माइनस पी को हटा के सिर्फ क्यू लिख दे इधर, बाकी सही हो जाएगी इक्वेशन। तो क्यू मतलब देखिए, मैं चाहता हूँ कि 4 बार क्या है, 5वां नंबर है ना, इसके अलावा क्यू, क्यू का मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है उसके 4 के आने की, 1/6 है। इसके अलावा बाकी नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5वां नंबर क्या है, एक नंबर है ना, डाइस पे 5 जो है वो सिर्फ एक बार आता है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 क्या हुआ, पी हो गया प्रोबेबिलिटी 5 के आने की। इसके अलावा और नंबर्स आने की, उसके अलावा 5 के अलावा और कितने नंबर्स होते हैं डाई पे, 5 नंबर्स होते हैं टोटल, 1 2 3 4, 5 तो हटा दिया 6, तो टोटल 5 नंबर्स हो गए, 5 डिवाइडेड बाय 6 क्यू में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत थोड़ा कम्प्लेक्स है, लेकिन बस इसको बस जितना मैंने समझा लिया, अगर समझ जाए तो ठीक है, वरना इसका ही फार्मूला एक नज़र देख लेना। कि मुझे नहीं लगता कि पेपर में इससे ऐसा MCQ आएगा कि फार्मूला आपसे पूछेगा कौन सा कैसे आता है। ठीक है, देन इट इज मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या था, PX। ठीक है, ये जो इधर फार्मूले में लिखा हुआ है, फर्दर इट इज मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जो कि Q और पावर n माइनस एक्स है। ये जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, इधर इन्होंने लिखा हुआ है रेज टू पावर ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सक्सेसेस एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स। इधर 1 माइनस पी इन्होंने लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर n माइनस एक्स, ये 1 माइनस पी की जगह क्यू लिख दे तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि आप अगर नेट में भी देखें, आप कहीं पे भी देखें तो उधर क्यू लिखा होता है, 1 माइनस पी नहीं लिखा होता। तो ये इसका टोटल हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, पी एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स। एन सी एक्स को मालूम करने का आगे इन्होंने ये फार्मूला दिया हुआ है, एन, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं, बस ये इस चीज़ को छोड़े, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, ब्रैकेट में एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है NCX को निकालने का। सही है, तो ये आप लोग देख ले, और इसमें इतना मैं डिटेल में नहीं जाता, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एन जो होता है, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स है कि एक इवेंट कितनी बार होगा, एक्स जो है, एक्स एक्स जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस, कि कितनी बार ये वाला नंबर आना हम लोग निकलवाना चाहते हैं, तो उसके चांसेस कितने उस नंबर के आने के, 4 बार या 5 बार, ये जितनी बार भी 12 में से मैं करना चाहता हूँ, निकलवाना चाहता हूँ। तो ये जब इस फार्मूले में आप ये सारा पुट करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो है वो आंसर जो होगा 0 और 1 के दरमियान होगा। उससे हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारा क्वेश्चन था कि 5 नंबर जो है वो 4 बार आने के कितने चांसेस हैं, तो वो हमें चांसेस पता चल जाएगा, अच्छा इसके आने के इतने चांसेस हैं। अगर मैं 12 बार छक्के को थ्रो करूँ
तो पांचवा नंबर जो है ना उसके 4 बार आने के चांसेस 0 पॉइंट ब्ला 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 जो भी होगा उतने चांसेस हो गए, ठीक है। जब आगे जाते हैं तो इधर आते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये दूसरी टाइप है। एक था पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, उसका फार्मूला था वो एन सी एक्स वाला जो था, और फिर पी एक्स और क्यू एन माइनस एक्स वो उसका फार्मूला था। अब ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है ये प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स रिपीटिंग विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। एक हमारे पास हम लोग कहते हैं एक महीने के अंदर इस इवेंट के चांसेस कितने होने के, कोई भी इवेंट हो सकता है, ठीक है। तो वो इसे पता लगा सकते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से। इसमें क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। जो भी इवेंट आएगा ना हमारे पास, उसमें एक चीज़ मैं कहता हूँ, लेट सपोज ये चीज़ इसमें होने के चांसेस कितने हैं, तो वो चीज़ जो है ना, लेट सपोज 12 नंबर आने के चांसेस कितने हैं, तो 12 नंबर काउंटेबल है। 12 जो है हम उसे काउंट कर सकते हैं। रैंडमली होगा, खुद ब खुद हम जब इक्वेशन लिखेंगे ना और फाइंड आउट करेंगे, तो जो इवेंट है कि 12 आए, वो रैंडमली वो इवेंट होना चाहिए, नहीं कि वो इवेंट में वो खुद ही एक नंबर डाल दे अपनी मर्ज़ी का। तो रैंडमली होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये अब इंडिपेंडेंट ट्रायल होता है, ये अब डिटेल को छोड़े, बस ये 3 चीज़ें याद रखिए, काउंटेबल होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये स्टैटिस्टिकल टूल, ये जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे हमें फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ट्रेंड्स का पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो ये लोग बिजनेस वाले लोग यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मार्केट रिसर्चर्स, एस्ट्रोनॉमिस्ट, ब्ला 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 जो भी है। ये इंट्रोड्यूस किसने किया, साइमन डेनिस ने। अच्छा, गैम्बलिंग में जो है प्रोबेबिलिटी, गैम्बलिंग वो जुआ जो होता है उसमें भी प्रोबेबिलिटी होती है ना। हम लोग सोचते हैं कि यार ये इसमें ये वाला नंबर आने के चांसेस कितने हैं, तो हम उस पर बेट लगा देते कि मैं इतने पैसे देता हूँ कि ये वाला नंबर आएगा। तो वो नंबर आने के लिए वो उस बंदे ने ये फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। तो आगे जाते हैं। तो इन्होंने लिखा है हाउ डज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वर्क। ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन है। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि एक इवेंट होगा कि नहीं होगा। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि लेट्स सपोज फॉर इंस्टेंस द चांसेस ऑफ हैविंग अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। हम लोग पता लगाना चाहते हैं लेट्स सपोज इस बंदे को 70 बीट्स पर मिनट होने के चांसेस है कि नहीं है अगले मिनट में कि नहीं। तो अंदाज़ा लगाने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक हॉस्पिटल है, उधर रोज़ाना 3 इमरजेंसी केसेस आते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या पता 5 इमरजेंसी केसेस भी एक दिन में आ जाए। तो वो पता लगाने के लिए ये यूज़ करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ हो सकता है आ जाए। जब उनको ये यूज़ करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ हाँ आ सकते हैं। तो फिर अपने पास इमरजेंसी स्टाफ रख लेंगे कि हो सकता है 5 इमरजेंसी केसेस भी आ जाए। तो ये स्टैटिस्टिकल टूल यूनी पैरामेट्रिक है कि इसमें एक पैरामीटर पे गौर किया जाता है। इसका ये इन्होंने फार्मूला लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू पी ना, एक्स और ये जो साइन है पी और म्यू बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। तो म्यू को कहते हैं, ठीक है, म्यू मीन को कहते हैं। तो बस ये देख ली, फार्मूला याद कर ले, इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला भी याद कर ले। इससे समझ के वैसे आना नहीं होगा, लेकिन अगर आ गया तो बस देख लेने की नज़र जहन में हो तो हेयर पी प्रोबेबिलिटी होता है, और इसमें ब्रैकेट में लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट विल ऑकर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स सर्टेन पीरियड। तो पी क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी। लेट सपोज वो जो 5 इमरजेंसी केसेस थे, वो 5 इमरजेंसी केसेस क्या थे, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है, तो पी होगा, ठीक है। तो ई इन्होंने लिखा, ई यूलर्स नंबर को कहते हैं जिसकी वैल्यू 2.72 है, ये याद रख ले, ठीक है। म्यू जो है एवरेज नंबर ऑफ एकरेंस। ये सारे इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है हर एक उसकी यूनिट की, ये डेफिनेशन याद कर लेनी है, ठीक है। फार्मूलाज याद करने ज़्यादा ज़रूरी है, डेफिनेशन बस ये याद रखना। अच्छा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन। तो ये जो है इसके एप्लीकेशन किधर किधर यूज़ किया जाता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्ट के इधर वेदर अभी बादल आने के चांसेस कितने हैं वो इसे पता लगा सकते हो। ट्रैकिंग एंड इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ कंपनी, कोई कंपनी से यूज़ कर सकता है, वो चांसेस पता लगा लेते कि हाँ आज रात रश होगी कि नहीं होगी, तो उस बेसिस पे जो है पीक ऑर्स रख देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पता लगा सकते हैं। अब आता है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, अब कंटिन्यूस आता है। डिस्क्रीट में मैंने कहा था 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, इसके दरमियान कुछ नहीं आ सकता। कंटिन्यूस में कुछ भी आ सकता है,
1.1 1.2 1.3 1.21 1.22 1.23 कुछ भी आ सकता है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करेंगे? इसमें इन्फिनिक्स देखिए इन्होंने लिखा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्स में क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है, कैन टेक ऑन एनी वैल्यू, कुछ भी इज कंटिन्यूस बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज, कुछ भी इनफाइनाइट वैल्यूज, जैसे 1 है, 1 के बाद क्या आ सकता है? 1.1 भी आ सकता है, 1.11 भी आ सकता है, 1.1112 कुछ भी आ सकता है, बहुत इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटीज है इसके आने के। ठीक है, तो इसमें जो है रेंजेस को देखा जाता है, वी ऑफन स्पीक इन रेंजेस ऑफ वैल्यू। द प्रोबेबिलिटी दैट x फॉल्स बिटवीन टू वैल्यूज a एंड b, a b, ठीक है, मैं कहता हूँ कि कंटिन्यूस वैल्यू हमारे पास 1 से लेके 10 तक, कुछ भी इसमें आ सकता है, 1.1 भी आ सकता है, 5.6 भी आ सकता है, 5.82 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें एक प्रोबेबिलिटी क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट x के एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इन दो वैल्यूज ए और बी, ए क्या था? 1 था, और बी क्या था? 10, 1 और 10 के दरमियान में कहीं भी आ सकता है। तो एरिया जो उधर होता है ना, एरिया अंडर कर्व, वो सारा उस प्रोबेबिलिटी पे आता है। तो ये ज़्यादा डिटेल में बस ये गो थ्रू कर इसके ऊपर से, ठीक है। जो चीज़ें मैंने क्या याद करने की, बस वो याद कर लेना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये तो आप लोगों से याद होगा नहीं, से छोड़े। द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इधर ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही बात कही हुई है कि प्रोबेबिलिटी के आने के चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, ए से लेके बी तक, ठीक है। एरिया अंडर कर्व जो है, आगे जाते हैं तो देखिए इसमें चांसेस किसी नंबर की भी हो सकते हैं। देखिए अगर आपके पास 10 नंबर्स हो तो उनमें से आप कहें कि सिर्फ एक नंबर के आने के चांसेस, तो ये डिस्क्रीट में आता है ना, एक नंबर के आने के, 1 2 3 4 कुछ भी आने के, तो ये सिर्फ 10 है। तो 10 की प्रोबेबिलिटी उनमें से एक नंबर की निकालना आसान है कि एक के चांसेस कितने हैं। लेकिन कंटिन्यूस में बहुत ज़्यादा 1 और 10 के दरमियान भी बहुत ज़्यादा नंबर है, 1 और 2 नंबर भी हो उसके दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा नंबर है। तो इसमें पता लगाने के लिए हम जब प्रोबेबिलिटी इसकी निकालते हैं तो उसमें ये नहीं कहते कि 1.5 आएगा, 1.6 आएगा, हम लोग कहते हैं कि 2 से कम या 2 से ज़्यादा, इस तरह कहते हैं, ठीक है, ताकि आसान हो जाए। और इसमें आप नहीं निकाल सकते एक स्पेसिफिक नंबर की प्रोबेबिलिटी सही से, इसमें या कहोगे इतने से इतने तक आ सकते, इतने से इतने तक एक स्पेसिफिक नहीं निकाल सकते। इन्होंने ये बात की हुई है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिक है, ठीक है, सेंटर्ड ऑन मीन, जिधर एवरेज ज़्यादा होगी, जिधर नंबर ज़्यादा चांसेस आने के होंगे उस जगह पे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ये वाला प्रोबेबिलिटी के आने के चांसेस। तो ये सारी, अच्छा इधर इन्होंने एक रूल डिस्कस किया हुआ है, 3 सिग्मा रूल, ठीक है, ये याद रखना है, 68 95 99.7 रूल। आपके पास देखो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एक आपके पास कभी आपने कोई जूते ख़रीदे हो तो जूतों के डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि इसका वज़न, या कोई बिस्किट ख़रीदा हो, बिस्किट के उस पैकेट के ऊपर लिखा होता है इसका वज़न 68 प्लस माइनस 2 ग्राम्स है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो जब ऐसा आपके पास आ जाए कि इतना जो है प्लस माइनस हो सकता है इसमें, तो उसमें जो होते हैं 68% चांसेस होते हैं कि वो 68 ग्राम होगा। देखो अगर लेट सपोज 100 ग्राम का एक चीज़ है, उसके डब्बे के ऊपर लिखोगे 100 ग्राम, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा भी हो, कितना ज़्यादा? प्लस माइनस 2, या 2 ग्राम ज़्यादा भी हो सकता है 100 से, 2 ग्राम कम भी हो सकता है, या 1 ग्राम भी ज़्यादा हो सकता है 1 ग्राम भी कम। तो ऐसे में जो है 68% जो है ना, 68% जो चीज़ें होगी, लेट सपोज बिस्किट है ना 100 ग्राम का, 68% ऑफ बिस्किट्स जो होंगे ना वो सारे 100 ग्राम्स के होंगे, जबकि 95% जो होंगे ना वो 99 ग्राम और 101 ग्राम प्लस माइनस 1 की रेंज के अंदर फॉल करते होंगे, जबकि 99.7% जो है ऑलमोस्ट सब के सब जो है ना वो इस प्लस माइनस 2 तक लाए करते होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे पता है आप लोगों के लिए मुश्किल होगा समझना, लेकिन बस क्या करें, बायोलॉजी हमारे इसमें मेडिकल में स्टैटिस्टिक्स आ गया है, तो ये इसका फार्मूलाज नहीं, इससे एमसीक्यूज नहीं आने लगे। लेकिन ये 3 सिग्मा रूल है, 68 95 99.7, ये याद रख लें, और जो पीछे मैंने वो कही चीज़ें याद करने की वो याद कर लें।